हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम कवर करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स फॉर 5 जनवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, डेली बेसिस पर आते हैं, तो आप इनको जरूर से जरूर कवर कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है, फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आगामी जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए। टेस्ट सीरीज चल रही है, लोअर पीसीएस एग्जाम और अपर पीसीएस एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, और प्राइम बैच चल रहा है आर सचिवालय के फुल प्रिपरेशन बैच का। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी चल रहा है। इन सभी कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं। इनको एनरोल करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है कि एक भारतीय स्टूडेंट के द्वारा, हम भी अपने पीछे देखा था कि पनिनी के द्वारा लिखी गई जो अष्टध्यायी थी, उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। 2500 साल पुरानी पजल थी, उसको एक भारतीय स्टूडेंट ने सॉल्व किया है। एक ग्रामेटिकल प्रॉब्लम थी जिसको संस्कृत स्कॉलर्स जिसके सामने हार रहे थे। 5th सेंचुरी बीसी से वो आ रही थी लगातार चलती हुई। उसको एक इंडियन पीएचडी स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के, उसने उसको अपनी थीसिस में उसको सॉल्व किया है। ऋषि राजपोपट मेड द ब्रेक थ्रू बाय डिकोडिंग अ रूल टॉट बाय पनीनी नोन एज द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो पनीनी को फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है, यानी कि भाषा विज्ञान के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। एंड इज़ नाउ एनकैप्सुलेटेड इन हिज थीसिस इन पनीनी वी ट्रस्ट। तो उन्होंने अपनी जो थीसिस लिखी है उसका नाम है इन पनीनी वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिथम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन दी अष्टध्यायी। तो ये आपको नाम याद रखना है, रजत राजपोपट, ऋषि राजपोपट, कि ये जो लड़का है, इन्होंने इस स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट आता है एफसीआरए। अभी एफसीआरए न्यूज़ में रहा है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने जो कांग्रेस से रिलेटेड कुछ एनजीओज थी, उनका जो एफसीआरए का लाइसेंस था उसको कैंसिल कर दिया, उसको रिन्यू नहीं किया है। तो अब एफसीआरए क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है, एनजीओज को ये रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, कौन कौन सी एनजीओ इसको करवाना उनके लिए ज़रूरी है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको सब समझते हैं। तो गृह मंत्रालय ने कैंसिल कर दिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का जो लाइसेंस मिलता है किस किस को। राजीव गांधी फाउंडेशन का कैंसिल कर दिया गया है, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का कैंसिल कर दिया गया है, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं जो नेहरू गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन सबको ख़त्म कर दिया गया है। सबका एफसीआरए हटा दिया गया है फॉर एलिजिड वायलेशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है इन ऑर्गेनाइजेशंस पे, इन एनजीओज पे, कि इस एक्ट के तहत जो भी चीज़ें अपनानी होती हैं, जो भी कायदे कानून अपनाने होते हैं, वो अपनाए नहीं गए हैं। द लॉ वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1976। तो इंदिरा गांधी सरकार के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, जिस टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी पूरे भारतवर्ष में, 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया था। एमिड एप्रीहेंशन दैट फॉरेन पावर्स वर इंटरफेयरिंग इन इंडियाज अफेयर्स बाय पंपिंग इन फंड्स थ्रू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उस टाइम पे ये डर था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को कि जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए क्या कर रही हैं, पैसा भेज रही हैं, फंड्स भेज रही हैं। उन फंड से क्या हो रहा है, भारत के अंदर जो लोग हैं वो अराजकता फैला रहे हैं, दिक्कतें कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए एफसीआरए का एक क्लॉज लाया गया, यानी कि कोई भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसको अगर फॉरेन से, बाहर से पैसा मंगवाना है, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस लेना पड़ेगा गृह मंत्रालय से। जब वो उसको लाइसेंस मिल जाएगा तभी जाकर वो बाहर से किसी पर्सन से पैसा ले सकती है अपने काम करने के लिए।
दीज कंसर्न्स हैड बीन एक्सप्रेस्ड इन पार्लियामेंट एज अर्ली एज इन 1969। इससे पहले 1969 में भी एक बार पार्लियामेंट में इस बारे में डिस्कस हो चुका था, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इस पर बातचीत नहीं हुई। लेकिन 1976 में, 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई दी थी तो उस टाइम पे इस एक्ट को भी पास किया गया। यानी आप देख सकते हैं 1975-76 का दौर जो था वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दौर था, जिस टाइम पे 42nd अमेंडमेंट भी आया और उसके बाद 42nd अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और FCRA का एक्ट भी तभी आया था। द लॉ सॉट टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस to individuals and associations so that they functioned in a manner consistent with the values of a sovereign democratic republic। तो लॉ ये चाहता है कि जो फॉरेन डोनेशंस आती हैं, विदेशों से जो डोनेशंस आती हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति को आए या किसी संगठन को आए, एसोसिएशंस को आए, तो वो इस तरह से आए कि हमारे देश की यानी कि भारत की जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, लोकतांत्रिक जो तंत्र है और जो गणतंत्र है, उसको कोई भी खतरा ना हो। एन अमेंडेड FCRA वॉज इनेक्टेड अंडर द UPA गवर्नमेंट इन 2010। वापस से उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार रही, 2010 में उन्होंने इस एक्ट को अमेंड किया और उसको वापस से लागू किया। द लॉ वॉज अमेंडेड अगेन बाय द करंट गवर्नमेंट। उसके बाद फिर NDA की सरकार ने 2020 में इसको अमेंड किया, गिविंग द गवर्नमेंट टाइटर कंट्रोल एंड स्क्रूटनी ओवर द रिसीट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स बाय NGOs। और इसके बाद सरकार को ज़्यादा ताकत दे दी गई कि सरकार जो है बहुत अच्छे से स्क्रूटिनाइज कर सकती है, देख सकती है कि NGOs जो हैं, जो फॉरेन से फंड्स आ रहे हैं, उनको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है, कौन कौन लोग जो हैं NGOs को पैसा दे रहे हैं। ब्रॉडली FCRA रिक्वायर्स एवरी पर्सन और NGO विशिंग टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस टू बी रजिस्टर्ड अंडर दी एक्ट। तो FCRA ये चाहता है कि कोई भी NGO जो चाहती है कि वो फॉरेन से डोनेशंस ले, उसको इस एक्ट के तहत रजिस्टर होना पड़ेगा, एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा फॉरेन फंड्स का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में, दिल्ली की एक ब्रांच में स्टेट बैंक में उसको खुलवाना पड़ेगा, और उन फंड्स को सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है जिस पर्पस के लिए वो पैसा आया है। यानी कि जिस पर्पस के लिए वो पैसा डोनेट किया गया है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, किसी और चीज़ में उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न्स। एनुअल रिटर्न भी भरना है उन NGO को, एंड दे मस्ट नॉट ट्रांसफर द फंड्स टू अनदर NGO। और एक NGO अगर उसके पास कुछ पैसा सरप्लस है तो एक NGO दूसरे NGO को पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। एक्ट प्रोहिबिट्स रिसीट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस। अब कैंडिडेट्स के द्वारा इलेक्शंस के लिए जर्नलिस्ट वाले हैं, कोई जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, या फिर मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज़ हैं, जजेज़ हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, या फिर MLA है, MPs हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं जिनके पास कोई पद है, कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक पॉलिटिकल नेचर हो, वो ऐसे फंड्स को कभी भी नहीं ले सकता। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी, अपना में कहने को वो ऑर्गेनाइजेशन है, कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी विदेशों से पैसा डोनेशन में नहीं ले सकती। NGOs दैट वांट टू रिसीव फॉरेन फंड्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। तो उनको एक डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई भी NGO अप्लाई करे, और जो उनको चीज़ें कही गई हैं कागजात में, वो चीज़ें पूरी करेंगे, उनको लाइसेंस मिल जाएगा। FCRA registrations are granted to individuals or associations that have definite cultural, economic, educational, religious and social programs। तो FCRA के जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो किसी भी इंडिविजुअल को या एसोसिएशन को तब दिए जाएंगे अगर वो चीज़ या तो सांस्कृतिक काम के लिए कर रही हो NGO, आर्थिक के लिए कर रही हो, पढ़ाई लिखाई के लिए कर रही हो, धार्मिक काम के लिए कर रही हो, या सामाजिक काम के लिए कर रही हो। इसमें कहीं भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स नहीं लिखा हुआ। यानी कि अगर कोई भी संस्था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल काम अगर कर रही है तो वो कभी भी FCRA के तहत लाइसेंस नहीं ले पाएगी और ना ही बाहर से फॉरेन से डोनेशंस ले पाएगी। वंस ग्रांटेड FCRA रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 साल के लिए वैलिड रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से कि क्या FCRA लाइफ टाइम के लिए हो जाता है क्या एक बार मिलने के बाद? ऐसा नहीं है, 5 साल के लिए ही मिलेगा, और 5 साल के बाद आपको उसको रिन्यू करवाना होता है, और अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया तो आपका लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा, आपको शुरुआत से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। NGO आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल विद इन 6 months। तो जब उनका एक्सपायरी होने वाली होती है रजिस्ट्रेशन की, उससे 6 महीने पहले NGOs से उम्मीद की जाती है कि वो अपना अप्लाई कर देंगे, जिससे कि वो कंटिन्यूशन में चलता रहे। इन केस ऑफ फेलियर टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू हैव एक्सपायर्ड। तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? एक्सपायर्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है बॉम्ब के ऊपर। एक डर्टी बॉम्ब, जैसे एक एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, इसी प्रकार से डर्टी बॉम्ब भी होता है, उसको समझते हैं। डर्टी बॉम्ब्स डू नॉट क्रिएट सिटी फ्लैटनिंग एटॉमिक एक्सप्लोजन, यानी कि कोई ये ऐसा एटॉमिक एक्सप्लोजन नहीं करेंगे जिसमें पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाएं। डर्टी बॉम्ब्स ऐसे नहीं होते, बट आर डिजाइंड टू स्प्रेड टॉक्सिक वेस्ट। लेकिन ये ऐसे बम होते हैं जिसकी वजह से जानबूझकर ये चाहा जाता है कि टॉक्सिक, यानी कि जो बहुत हानिकारक जहरीला जो वेस्ट है उसको फैलाया जाए, उस चीज़ को वातावरण में फैलाया जाए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैव वरीड अबाउट देम मोस्टली एज अ फॉर्म ऑफ टेररिस्ट वेपन टू बी यूज ऑन सिटीज़ टू कॉज हैवक अमंग सिविलियंस। तो यानी कि जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि ये ज़्यादातर खतरा किससे रहेगा, ये ज़्यादातर खतरा आतंकवादियों से रहेगा, जो चाहेंगे किसी भी शहर में जाकर वहाँ पे वो आतंक मचा सकें और इस तरह के बम छोड़कर लोगों को परेशान कर सकें। रेदर देन एज अ टेक्टिकल डिवाइस फॉर यूज बाय वॉरिंग पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दो देश आपस में इस तरह के बम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो आतंकवादी लोग हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इमीडिएट हेल्थ इम्पैक्ट वुड प्रोबेबली बी लिमिटेड, जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो क्या होगा, वो बहुत कम होगा, सिंस मोस्ट पीपल इन एन अफेक्टेड एरिया वुड बी एबल टू एस्केप बिफोर एक्सपीरियंसिंग लीथल डोजेज ऑफ रेडिएशन। तो ये मान सकते हैं कि रेडिएशन जो इतनी देर में वहाँ पे फैलेगी, इससे पहले बहुत सारे लोग उस एरिया से निकल चुके होंगे, तो बहुत कम लोगों की ही मृत्यु होगी या बहुत कम लोगों के ही ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। बट द इकोनॉमिक डैमेज कुड बी मैसिव फ्रॉम हैविंग टू इवैक्यूएट अर्बन एरियाज और इवन अबेंडन होल सिटीज़। लेकिन इकोनॉमिक डैमेज, आर्थिक जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होना की उम्मीद है ही, कि आपको पूरे के पूरे जो शहरी क्षेत्र हैं उनको भी हमें खाली करना पड़ सकता है और पूरे के पूरे शहर भी हमें खाली करने पड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का खतरा तो यहाँ पे हमेशा बना ही रहेगा। अ बॉम्ब यूजिंग रेडियो एक्टिव सीजियम फ्रॉम अ मिसप्लेस्ड और स्टोलन मेडिकल डिवाइस माइट रिक्वायर द इवैक्यूएशन ऑफ एन एरिया ऑफ सेवरल सिटी ब्लॉक्स मेकिंग इट अनसेफ फॉर डेकेड्स। तो मान लेते हैं एक बॉम्ब जो रेडियो एक्टिव सीजियम के द्वारा बनाया गया हो, जो कि किसी मेडिकल डिवाइस से चोरी कर लिया गया हो चीज़, और वहाँ से सीजियम निकाल के, अगर अब क्योंकि सीजियम का इस्तेमाल कैंसर की थेरेपी में भी होता है, कैंसर को ठीक करने के लिए थेरेपी में भी सीजियम का इस्तेमाल होता है, तो मान लेते हैं आपने उसको इस्तेमाल कर लिया एक एटम बम बनाने के लिए, और उसको आपने किस चीज़ रूप में छोड़ा जिससे कि रेडिएशंस फैलाई जा सकें किसी शहर में, तो वहाँ पे फिर आपको पूरे पूरे शहर या कई सारे शहर का बहुत बड़ा हिस्सा खाली करवाना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है, भारत ने अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसकी 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज है, उसको टेस्ट फायर किया है। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, यानी कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर दूर तक की मारक क्षमता रखती है। अगर कोई टारगेट 5000 किलोमीटर भी दूर है तो वहाँ पर ये मार कर सकती है। जो टेस्ट फायरिंग हुई है मिसाइल की वो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, यानी कि जो पहले व्हीलर आइलैंड जिसको कहा जाता था, उड़ीसा के तट पे चिलिका लेक में हुआ करता था व्हीलर आइलैंड्स, तो वहीं पे अब APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उसको बना दिया गया है। कम्स एमिड इंडियाज लिंगरिंग बॉर्डर रो विद चाइना, चाइना के साथ तो दिक्कत हमारी बहुत लंबे समय से चली रही है। अग्नि 5 कैन ब्रिंग ऑलमोस्ट द एंटायर एशिया इंक्लूडिंग द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना एंड रीजन्स इन यूरोप अंडर इट्स स्ट्राइकिंग रेंज। तो अग्नि 5 मिसाइल से हमारे पास जो एशिया का नॉर्दर्न मोस्ट हिस्सा है, चाइना का हिस्सा है, पूरा लगभग एशिया है और यूरोप है, कई सारा यानी कि बहुत अधिकांश हिस्सा जो है यूरोप का, वो भारत की मिसाइल रेंज के मारक क्षमता के तहत आ गया है। यानी कि इंसान ने इंसान को ही मारने के लिए काम पूरा बंदोबस्त कर रखा है। नेक्स्ट आता है, 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं केरला के, उनको GI टैग मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि GI टैग किस किस को मिला है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एटापाडी अटुकोम्बू अवारा, ये बीन्स हैं। फिर अतापाडी थुवारा, ये लाल चने हैं। ओनातुकारा एल्लू, ये क्या नाम है, ये सेसमे है यानी तिल जैसे होता है। फिर कंथलूर वटावड़ वेलुथुली, ये गार्लिक है यानी कि लहसुन है। और कटुनगलूर पोटुवेलारी, ये स्नैप मेलन है। ये लेटेस्ट GI टैग्स हैं जिनको रजिस्ट्री मिली है, चेन्नई में GI रजिस्ट्री का ऑफिस है। द यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इम्पार्टेड बाय द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो वहाँ की जो एग्रीकल्चर और क्लाइमेटिक कंडीशंस मिला के उस जोग्राफिकल एरिया में ये खास कुछ यूनिक फीचर्स इस प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, इसलिए इन वजह से इनको GI टैग मिला है। अतापाडी अटुकोम्बू अवारा इज़ कल्टिवेटेड इन द अटापाडी रीजन ऑफ पलक्कड़, तो पलक्कड़ एक ज़िला है केरला का, तो केरला के पलक्कड़ एरिया में एक अटापाडी रीजन पड़ता है, वहाँ पे इसको उगाया जाता है। इस कर्व्ड लाइक अ गोट्स हॉर्न एज इट्स नेम इंडिकेट्स, तो गॉट के हॉर्न जैसे जो बकरी के जो सींग होते हैं जैसे वो घूमे हुए होते हैं,
वो इस तरह से करके घूमे हुए होते हैं बकरी के सींग, तो कुछ इसी प्रकार से चीज़ भी उगती है। इसका हायर एंथोसाइनिन कंटेंट होता है कंपेयर टू अदर ढोलिकोस बीन्स, इम्पार्ट्स वॉयलेट कलर इन द स्टेम एंड फ्रूट। तो वॉयलेट कलर इसके अंदर आता है। जो एथापर्डी थुवारा है इस हैज सीड्स विद वाइट कोट, तो इसमें जो बीज होते हैं उसके ऊपर एक वाइट कोट रहता है। दीज आर बिगर एंड हैव हायर सीड वेट देन द रेगुलर वेराइटी। फिर कंपेयर टू द गार्लिक प्रोड्यूस्ड इन अदर एरियाज, जो गार्लिक यहाँ पे होता है उसके अंदर जो हायर अमाउंट में सल्फाइड्स, फ्लेविनॉइड और प्रोटीन होते हैं उस लहसुन में जो बाकी और जगहों पे होते हैं। फिर ओनातुकारा इल्लू एंड इट्स ऑयल, यानी कि सेसमे जो है तिल का तेल, यानी कि अगर हम कहें, ये फेमस है अपने यूनिक हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। रिलेटिवली हायर एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है, हेल्प्स इन फाइटिंग द फ्री रेडिकल्स विच डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल्स। फिर ये इसको हम एर्नाकुलम में उगाते हैं और इसको जूस के रूप में पिया जाता है। ये जो स्नैप मेलन है इसको समर्स में काटा जाता है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त होती है। लेटेस्ट अगर हम 5 GI टैग्स देखें जो केरला के जोड़े गए हैं, तो 17 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं केरला के अब, जो कि केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जिसके बारे में कहा है, और वो उन सभी को GI स्टेटस मिल चुका है। नेक्स्ट आता है GS3 से अगर हम न्यूज़ देखें तो एक न्यूज़ आती है अब स्पेस से या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी स्पेस का सेक्शन माने और स्पेस में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से तरह के रॉकेट्स हैं और कौन सा रॉकेट कितना भारी होता है। अगर रॉकेट ज़्यादा भारी होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हल्का होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसरो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पार किया है क्योंकि उसने एक LVM-3M2 या वन वेब इंडिया 1 मिशन को लॉन्च किया था। LVM-3 रॉकेट ने करीब 6 टन का पेलोड वो लेके गया है, कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में। मोस्ट दैट एनी इसरो मिशन हैज़ डिलीवर्ड इनटू स्पेस टिल डेट, यानी कि इतना ज़्यादा वजन कभी भी इसरो का कोई मिशन स्पेस में अब तक नहीं लेके गया था जितना 6 टन का वजन अभी लेके गया है। तो अगर भारत के रॉकेट देखें कि भारत में कौन कौन से रॉकेट हैं, अगर हम देखें तो PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भारत का मोस्ट प्रोलाइफिक, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार एक प्रोलिफिक करियर रहा है PSLV का। लिफ्ट ऑफ मास 320 है, पेलोड कैपेसिटी लोअर अर्थ ऑर्बिट में 1.75 है और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 1.4 है। फिर नेक्स्ट आता है GSLV Mark 2, यानी कि GSLV Mark 2 और थोड़े से बड़े के लिए बना हुआ है, और GSLV Mark 3 जिसको LMV3 भी अब कहा जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा हैवी चीज़ों के लिए बना है। तो सबसे हल्का सामान के लिए PSLV है, उसके ऊपर GSLV Mark 2 है और उसके ऊपर भी GSLV Mark 3 है जिसका नाम चेंज करके LMV3 रख दिया गया है। तो GSLV Mark 2 मेंट फॉर हैवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो थोड़ी भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं उनके लिए इसको रखा गया है। इसका लिफ्ट ऑफ मास 415 है, पेलोड कैपेसिटी LEO में यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में 6 है और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 2.25 है। और LMV3 की बात करें, भारत का हैवीएस्ट यूज़ होने वाला ये एक स्पेस रॉकेट है और गगनयान मिशन के लिए भी इसी को इस्तेमाल किया जाएगा। लिफ्ट ऑफ मास इसका 640 टन है और पेलोड कैपेसिटी क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में 8 है और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 है, यानी कि 8 टन और 4 टन की बात कर रहे हैं ये। तो इंडिया करेंटली हैज़ 3 ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स, तो भारत में भी 3 ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स हैं। PSLV, तो पहला तो PSLV है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज यही होता है। अब तक 53 सक्सेसफुल मिशन कर चुका है 1993 से। सिर्फ 2 फ्लाइट्स ऐसी थी PSLV की जो अब तक फेल हुई हैं। फिर आता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV Mark 2 जिसको कहते हैं। इसको 14 मिशंस में इस्तेमाल किया गया है, 4 फेलियर्स हुए हैं, बाकी सब लगातार सक्सेसफुल हुए ही हैं। फिर लॉन्च व्हीकल Mark 3 या LMV3, इट हैज़ बीन फ्लोन 5 टाइम्स और चंद्रयान 2 मिशन में भी इसी को चलाया गया था, इसी को यूज़ किया गया था। इसरो हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो अब इसरो किस चीज़ पे काम कर रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी कि अगर हम लॉन्च व्हीकल जो जिस चीज़ से हम लॉन्च कर रहे हैं जो रॉकेट है उसको अगर हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हों तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो स्पेस में चीज़ें भेजने का जो खर्चा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अनलाइक अदर रॉकेट्स, द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV वुड नॉट एंड अप इन स्पेस एज वेस्ट। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा तो वो धरती पे वापस आएगा और उसका वापस से इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो स्पेस में वेस्ट की तरह बाहर धरती के चक्कर लगाता रहेगा। इंस्टेड इट कैन बी ब्रॉड बैक एंड रीफर्बिश्ड फॉर यूज़ मल्टीपल टाइम्स, तो उनको वापस ले आया जाएगा और कई बार उसको यूज़ करने के लिए उसको वापस से यूज़ करता जाएंगे। लॉन्च व्हीकल Mark 3 या LMV3, इसको पहले GSLV Mark 3 कहा जाता था, अब इसको LMV यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क LVM3 कहने लगे हैं।
तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इज़ अ 3 स्टेज, ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं और एक लिक्विड कोर स्टेज होती है और एक क्रायोजेनिक स्टेज होती है। LMV-3 रॉकेट हैज़ अ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 640 टन, 640 टन का लिफ्ट ऑफ मास है और इसमें 8 टन तक का वजन जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन तक का वजन जा सकता है। तो इन लॉन्च व्हीकल की क्या क्या बाधाएं हैं अगर हम देखें तो जो साइज़ है लॉन्च व्हीकल का, सबसे पहली बात तो वही है, वो पहली बात तो ये कि हम कहाँ भेज रहे हैं उसको, क्योंकि बहुत दूर जाएगा तो कम वजन ले पाएगा, पास तक जाएगा तो ज़्यादा वजन लेके जा पाएगा। काइंड ऑफ फ्यूल मिक्स दैट इज़ बीइंग यूज्ड, आप किस तरह का उसमें फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड है या क्रायोजेनिक है, और साइज़ ऑफ द पेलोड, पेलोड का साइज़ क्या है, यानी कि जो वजन उसमें जा रहा है वो कितना जा रहा है। चॉइस ऑफ एनी 2 ऑफ दीज वेरिएबल्स, इन 3 चीज़ों में से आप कोई भी 2 चॉइस अगर चूज़ करते हैं तो उसके वजह से प्लेसेस सीवियर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द थर्ड, तो तीसरे पे काफ़ी ज़्यादा वो दिक्कत कर सकता है, रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है, विच इज़ पॉपुलरली रेफर टू एज द टायरेनी ऑफ द रॉकेट इक्वेशन। ग्रेविटी जो होती है वो कहाँ तक काम करती है, वो लो अर्थ ऑर्बिट तक काम करती है। मोस्ट ऑफ अ रॉकेट्स एनर्जी इज बर्न्ड इन ट्रैवलिंग टू द लो अर्थ ऑर्बिट, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुँचने में ही होती है, क्योंकि धरती की ग्रेविटी जो काम करती है वो लो अर्थ ऑर्बिट तक ही काम कर पाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। द ग्रेविटी ऑफ द डेस्टिनेशन अगर हम देखें तो इफ़ अ स्पेस मिशन इज हेडेड टुवर्ड्स एनी सेलेस्टियल बॉडी, यानी अगर हम ये चाहें कि उसको धरती से पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पे जाना हो, फॉर एग्जांपल चंद्रमा पे जाना है, सन की तरफ जाना है, मार्स पे जाना है, मोर एनर्जी वुड बी एक्सपेंडेड कंपेयर टू सिंपली अटेनिंग अ स्पेस ऑर्बिट, तो यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा अगर हम किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पे जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आएगा टेक्सप्रोसिल, चाहता है कि वो कॉटन को ब्रांड करे, कस्तूरी उसका एक लेबल दे इस साल से, तो कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको टेक्सप्रोसिल कहा जा रहा है, उसका कहना यह है कि वो ब्रांडिंग करना शुरू करेगा और इंडियन कॉटन की लेबलिंग करना शुरू करेगा कस्तूरी ब्रांड नेम से। तो आपसे सवाल सिंपल से इतना पूछा जा सकता है कि कस्तूरी ब्रांड बीच में न्यूज़ में रहा है, वो किस चीज़ के लिए है, तो वो कपड़ों से, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर जो है 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस जो है 3 जनवरी को उसको उन्होंने एड्रेस किया है। इस बार की जो थीम रहेगी इंडियन साइंस कांग्रेस की, जो कि नागपुर में होने जा रही है, उसकी थीम क्या है, उसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, सतत विकास के लिए है, और किसके साथ है, महिला सशक्तिकरण के साथ है। पहला सेशन जो हुआ था कांग्रेस का वो 1914 में हुआ था और 108वां एनुअल सेशन अब हो रहा है कहाँ पे, राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में, नागपुर के अंदर ये हो रहा है। 2023 को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है मिलेट्स का, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया जा चुका है। भारतीय अगर हम देखें तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इसके लिए मेहनत की थी, जद्दोजहद की थी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को घोषित करना चाहिए 2023 को। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किक स्टार्ट विद फोकस्ड एक्टिविटी बीइंग अंडरटेकन बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट और भारतीय एम्बेसी जो है पूरे दुनिया में जो अलग अलग देशों में फैली हुई हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हुई, स्टेट हुए या भारतीय जो एम्बेसीज़ हैं, एलोकेट कर रहे हैं फोकस्ड मंथ इन 2023 टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑन मिलेट्स एंड इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। तो पूरी दुनिया में, भारत के अंदर भी और साथ साथ और भी जगहों पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मिलेट्स की, यानी कि जो कोर्स ग्रेन्स हैं, मोटे अनाज हैं, उनकी क्या महत्वता है, हम गेहूं और चावल से दूर चलें और मिलेट्स की तरफ जाएं। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए अलग अलग जगहों पे काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न भारत सरकार कर रही है। जनवरी 2023 इज़ द फोकस्ड मंथ फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स है, भारत सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार, मिजोरम की सरकार, राजस्थान की सरकार जो है कई सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज़ कर रही हैं जनवरी 2023 में। रिकॉग्नाइजिंग द इनर्मस पोटेंशियल ऑफ मिलेट्स विच ऑल्सो अलाइंस विद सेवरल UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया है मिलेट्स को। अप्रैल 2018 में मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जानने लगा, कि भारत सरकार ने कहा कि मिलेट्स को मिलेट्स ना कह के अब हम क्या कहेंगे, न्यूट्री सीरियल्स कहेंगे, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। और 2018 को भारत ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया था। तो भारत में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2018 में बन चुका है और अब 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनने जा रहा है। ग्लोबल मिलेट्स मार्केट अगर हम देखें तो उसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 4.5% है 2021-2026 तक, और 6 दिसंबर 2022 में अगर हम देखें
तो FAO ने यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइज किया था एक ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 एट रोम। तो यूनाइटेड नेशंस की जो एक संस्था है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने ओपनिंग सेरेमनी करी थी, क्योंकि 2023 से ओपनिंग हुई है इंटरनेशनल ईयर ऑन मिलेट्स की। तो 2023 में रोम, इटली में इसकी ओपनिंग की गई है। द इवेंट वॉज अटेंडेड बाय अ डेलीगेशन ऑफ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया। तो भारत सरकार की तरफ से जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो डेलीगेशन था, उसने इस प्रोग्राम को अटेंड भी किया था। अब आता है कि जो मोरबी ब्रिज है वो किस नदी पे है, तो वो मच्छू नदी पे है। वेटरन जर्नलिस्ट रहे हैं, एक वयोवृद्ध पत्रकार रहे हैं बिली किर्कमैन, वो उनकी मृत्यु हो गई है। और अनिल कुमार लाहौती को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फेलिसिटेट किया है भारतीय डेफ क्रिकेट टीम T20 चैंपियंस ट्रॉफी विनर्स को, कि किस दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ पे। तो गाइज इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।